है और लगातार हम उनसे चर्चाएं करते रहते हैं। हरियाणा में आज इस तरह से एक राजनीति में उथल पुथल हुई है, और उथल पुथल हम इसलिए बोल रहे हैं कि जिस तरह से श्रुति चौधरी और किरण चौधरी का बीजेपी पार्टी में शामिल होना, तो आम जो पार्टियां होती हैं, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और बीजेपी पार्टी है, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और डॉक्टर मनीष जी हैं, उनसे हम लगातार चर्चाएं करते रहते हैं, इस विषय में हम उनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी दर्शकों को। जी सर, आज जिस तरह से बीजेपी पार्टी में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का शामिल होना, किस नजर से देखते हो आप? देखिए, ये तो पहले ही हम लोग कह भी रहे थे और दिख भी रहा था, प्रदेश की जनता भी देख रही थी जी कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है जी, और गुट और धड़े जब बनते हैं तो इस तरह की चीजें घटती हैं, पार्टी छोड़ना, पार्टी से निकालना। तो मैं समझता हूं कि किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी बंसीलाल परिवार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे जी, और और उनको यहाँ जो मान सम्मान नहीं मिल रहा था उससे वो परेशान भी थे जी, तो अब कोई चारा नहीं बचा था। जी तो यहाँ रहकर राजनीति खत्म होते देखना जी, या फिर कोई ना कोई फैसला करना, ये उनकी मजबूरी थी। जी जी जी, और वो आपके सामने, हम सबके सामने है। उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और सही कारण बताते हुए कहा जी जी, कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से अभी हुड्डा गुट जो है, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, वो अपने बेटे को और अपने आप को जी कुर्सी पे बनाए रखना या चीफ बनाए रखना, जी, उस तरफ बढ़ रहे हैं। उस कारण से दूसरा जो गुट है, चाहे वो श्रुति चौधरी जी अभी छोड़कर चली गई हैं, जी कुमारी शैलजा जी अभी हैं, जी, लेकिन वो भी लगातार अपनी बातों में ये कह रही हैं कि ये हम खामियाजा भुगत रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मनमानी का। जी जी, सुरजेवाला जी हैं, वो भी दूरी बनाए रखते हैं उनसे, जी उनके भी वो भी सहमत नजर नहीं आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। जी, तो मैं समझता हूं कि इसी गुटबाजी के कारण या पार्टी एक परिवारवाद की तरफ बढ़ रही है, उसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन अब कितना इस फैसले का फायदा होगा, क्या इसके साथ भविष्य है? भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो बिल्कुल अलग है जी, भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से लोगों को लेती है जी जी, और शुरुआत में अच्छा मान सम्मान भी देती है, जी लेकिन फिर उनकी राजनीति को बिल्कुल खत्म कर देते, शून्य कर देते। मतलब भारतीय जनता पार्टी जब किसी राजनेता को निचोड़ती है तो फिर उसके बाद वो छिलके के रूप में रह जाता है, फिर वो कहीं नहीं जाएगा दूसरे दल में, जी जी, फिर उसकी राजनीति खत्म है। ऐसा देखा गया है। आप जितने भी नेता कांग्रेस छोड़ के गए हैं या किसी तरह आज उस पार्टी में गए, उनको देखो धीरे धीरे, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे हरियाणा के बड़े राजनीति परिवार थे, वो वहां गए, शुरुआत में पूरा मान सम्मान दिया, परिवारवाद भी उनके लिए किया, उनको भी राज्यसभा भेज दिया, पत्नी को भी टिकट दे दिया, बेटे को भी सांसद बना दिया, लेकिन फिर उसके बाद सबके लिए सब खत्म। अभी उन्होंने जो है बीजेपी को सर रिजाइन भी दे दिया था, लेकिन कांग्रेस को ज्वाइन किया। आप देखो ना, आज उनका प्रभाव हरियाणा की राजनीति में कितना है, चर्चाओं में नहीं है। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी किसी सरकार के गठन की बात करा करते थे, जी जी, आज उनके कारण कोई सरकार टूट भी नहीं रही है। जी जी जी। तो सर आपका मानना है कि जो है अभी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जी को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और धीरे धीरे इनको खत्म कर दिया जाएगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनेता का सम्मान नहीं कर सकती जी। भारतीय जनता पार्टी राजनीति खत्म करके वहां भी एक सेंट्रल फेस तैयार किया जाता है। सबके सब जो है वो, मान लो आज मोदी के नाम पे चलना चाहता है जी। नीचे जो व्यक्ति है, अब आज अगर आप विधायक चुनोगे, सांसद चुनोगे, तो हर सांसद, हर विधायक ही कहेगा कि मेरी चलती नहीं है जी, चलती सिर्फ हमारे मोदी जी की है। जी जी, तो यानी वो धीरे धीरे जनता से खत्म हो जाता है। जी जी जी, मोदी जी की एक तरफा चलती है, जनता की सुनवाई नहीं होती, जो भी हम वोट देके एमएलए एमपी बनाएंगे वो निष्क्रिय साबित होता है। चौधरी धर्मवीर सिंह जी को भी इसका सामना करना पड़ा जी। जब भी वो गांव में जा रहे थे तो काम को लेके लोग सवाल पूछ रहे थे जी। उनका भी यही जवाब था जी। कि वोट सीधा गया था तो मैं बीच में रही कहाँ। जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता कि बहुत सही डिसीजन है, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उन्हें कोई ना कोई डिसीजन इस वक्त लेना था। हमारी पार्टी से डॉक्टर अशोक तंवर गए भारतीय जनता पार्टी में,
जी मामा भांजे का रिश्ता बताया, जी जी चुनाव लड़ा जी और चुनाव में आपके सामने नतीजे, जी कुमारी शैलजा जी ने उनको पछाड़ दिया। जी 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 तो भारतीय जनता पार्टी अब क्या है, अब कार्यकर्ता है, जी अब कुछ नहीं है, अभी बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं बचा, जी जी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जी। ये तो सर इसी विषय में जैसे कांग्रेस पार्टी से राव इंद्रजीत सिंह जी जो है बीजेपी में आए हैं और उनका जो मान सम्मान पूरा किया गया है। नहीं, राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी गलत व्यवहार कर रही है। जी भारतीय जनता पार्टी से राव साहब ने पिछली 2 योजना से आरती राव जी के लिए टिकट की बात कही है जी कि भाई किसी तरह आरती राव जी को आप विधानसभा के चुनाव में उतारो। जी वो संघर्ष करते हैं, हर बार प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी एक बात नहीं सुनती। तो परिवारवाद का सर जो बीजेपी बोलती है कि हम परिवार नहीं, फिर जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को मान सम्मान दिया जा सकता था जी तो राव इंद्रजीत सिंह जी को क्यों नहीं? जी तो यानी कहीं ना कहीं उनके प्रभाव को धीरे धीरे खत्म ही किया। खत्म। तो मनमाने तरीके से नेताओं को देना है या नहीं देना है, जी वो देख के दे रहे हैं कि भाई नहीं देने का मन है तो नहीं दे रहे हैं। सर बीजेपी पार्टी को आप कह रहे हो कि ये जो है मान सम्मान कम कर रही है, तो श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के दिमाग में भी ये चीजें होंगी कहीं ना कहीं, हम कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं तो किस तरह का जिस तरह से उनको रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ये उनके जहन में भी कुछ बातें होंगी। तो किस नजरिए से आप देखते हो, किस कोई न कोई जैसे राजनीति में समझौते होते हैं, तो किस समझौते को लेकर वो उनकी एंट्री हुई होगी बीजेपी पार्टी में? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर तो जी राजनीति खत्म होना तय हो गया था जी। यहाँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक तरफा ये दिखा दिया कि ना तो हम आपको राजनीति करने देंगे जी और ना हम आपका कोई मान सम्मान करेंगे जी। पार्टी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह या फिर एक संघर्ष करने वाले नेता की तरह बने रहो। जी जी ये इस चुनाव से आपने साफ देख लिया था। जी। तो यहाँ कोई उम्मीद नहीं बची जी। और नाउम्मीद व्यक्ति क्या कर सकता है? उन्होंने ये सोचा कि भाई सत्तासीन पार्टी है, इसके सदस्य बन जाते हैं जी तो कम से कम सत्तासीन पार्टी में तो रहेंगे, जी जी या फिर यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। जी। हो सकता है विधानसभा की टिकट भी ना मिले कांग्रेस में। जी जी जी। तो बहुत सारी चीजें सोची होंगी जी कि वहां से ना उम्मीद होके यहाँ उम्मीद करी है। जी। ये उनका फैसला मुझे लगता है इस पे टिका हुआ है कि उम्मीद ही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में शायद शुरुआती सम्मान जो मिलता है विधानसभा तो में भी टिकट ना मिले। भाई कांग्रेस में तो लगभग तय हो गया था जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना तो उनको मनाने जा रही थी, जी ना उम्मीदवार रावधान सिंह गए उनके पास, जी जी ना उन्होंने उनको कोई तवज्जो दिया इस चुनाव के अंदर, जी जी। ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई तवज्जो दिया। बीच चुनाव में भी किरण जी के बारे में मान लो कुछ कहा तो ये कहा कि उनका कोई वजूद नहीं इसमें, जी हम चुनाव जीतेंगे। तो इस तरह की बातों से दिख गया था कि विधानसभा चुनाव भी शायद उनको नहीं लड़ने दिया जाएगा और एक संघर्षशील कार्यकर्ता जैसा होता है अब उस स्टेज पे वो आ चुकी है। अभी एक साथ चर्चाएं अभी और भी चल रही हैं, जैसे अपनी विधानसभा से प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी पूर्व शिक्षा मंत्री प्रदेश अध्यक्ष कुछ बनाए जाने की कुछ चर्चाएं चल रही हैं, और जो बीजेपी के जो पुराने नेता हैं जैसे कैप्टन अभिमन्यु उनको राज्यसभा में, इस तरह की कुछ अटकलें चल रही हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो जब भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कोई फेरबदल करने वाली होती है जी उस वक्त ये देखता हूं कि रामविलास शर्मा जी का नाम वायरल होना शुरू हो जाता है जी कि अब रामविलास शर्मा जी को कुछ ना कुछ दिया जाएगा, जी। अब रामविलास शर्मा जी को कुछ ना तो कुछ बनाया मुसीबत जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मुसीबत में जब भारतीय जनता पार्टी होती है तब रामविलास शर्मा जी को याद किया मैं जाता समझता हूँ कि कह सकते हो आपकी मुसीबत में जब होती है तब याद किया जाता है, जी या फिर इस तरह का वायरल जो एक मैसेज चलता है वो ऐसे समय को देखता है तो रामविलास शर्मा जी उस समय उनके नाम को थोड़ा घुमा दिया जाता है पब्लिक में। जी। क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री बदलने की बारी आई थी तब भी रामविलास शर्मा जी का नाम चला दिया गया था कि अब रामविलास शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी। इससे पहले जब नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे थे तब भी ये कहा था कि भाई अब शायद प्रदेश की कमान रामविलास शर्मा जी के हाथ में होगी। जी। उससे पहले जब गुटबाजी हुई थी, जब झगड़े चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, तो ये लग रहा था कि अब मुख्यमंत्री बदल देंगे, सब एकजुट हो रहे हैं, खट्टर जी के खिलाफ हो गए हैं, तो उस समय लग रहा था कि अब रामविलास शर्मा जी का नंबर आ जाएगा। जी। तो लगता बार बार है, जी। आता नहीं है। जी जी। हो सकता है जिस तरह से पहले होता है वो अभी भी ये जारी रहे, रामविलास शर्मा जी का नाम चलता रहे
और घोषणा किसी और के नाम की हो जाए। तो रामविलास शर्मा जी से जिस तरह से बयानबाजी मोदी जी की थी कि भाई रिटायरमेंट का समय इनका आ गया जी, तो बहुत काम कर लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, तो रामविलास शर्मा जी से मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सी उम्मीद है जी, उनका किसी भी तरह से कोई भी जिम्मेवारी, मुख्य जिम्मेदारी अब रामविलास शर्मा जी को नहीं मिली। पिछले चुनाव में जब वो प्रदेशाध्यक्ष 2014 में, उसके बाद मुख्यमंत्री के वो प्रबल दावेदार थे, मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया, मंत्रालय जो दिया गया उस मंत्रालय को भी पूरी निगरानी में रखा गया, वो पूरे 5 साल आपने देखा कि वो नाखुश रहे, वो नाखुश रहे तो उन्होंने जनता को भी नाखुश रखा, जिसका खामियाजा उन्होंने 2019 के चुनाव में भुगता। 2019 में लोगों ने कहा कि जब आप किसी की सुनवाई नहीं कर सकते तो आपको फिर से क्यों चुना जाए। उसके बाद किसी भी तरह के, कई बार राज्यपाल की भी चर्चा है कि अब इस बार हो सकता है उनको राज्यपाल बना दिया जाएगा। कभी कभार राज्यसभा सांसद के बारे में भी जब कोई सीट खाली होती है तो चर्चा चल जाती है कि रामविलास शर्मा जी को राज्यसभा भेज रहे हैं। तो हर बार कार्यकर्ता जो हैं या मीडिया जो है या फिर खुद इनके जो चाहने वाले वो इस तरह की चर्चाएं करते हैं, लेकिन मुझे भी अफसोस है हमारे क्षेत्र से वो भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, छावनी बनाया महेंद्रगढ़ को, मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि हर बार जब भी कोई अवसर आता है उनको निराश होना पड़ता है। सर, बीजेपी पार्टी का कहीं प्री प्लान तो नहीं था? जिस तरह से नरेंद्र मोदी का पाली में रैली का होना और बंशीलाल जी का बार बार भाषण के जरिए बोलना कि हमने बंशीलाल जी के साथ कार्य किया हुआ है, बंशीलाल जी की जिस तरह से हमने बंशीलाल जी के जो भाई हैं हरि सिंह जी, उनसे भी हमने चर्चाएं की थी कि जो है बंशीलाल जी का नाम लिया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि आज बंशीलाल जी कैसे याद आ गए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्लानिंग है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का बीजेपी में आना, तो बैक टू डोर पीछे कोई कार्य तो पहले नहीं हो रहा था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत है जी, वो इस तरह से लुभाने की कोशिश करती है कि दूसरी पार्टियां टूटे, वहां के नेता टूट कर आए। आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर विधायकों को तोड़कर ले आए और सरकार बना ली जी। मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 28 विधायक तोड़ के ले आए और सरकार बनाई जी। तो तोड़ना ये पहली प्रायोरिटी है, अपना कोई फायदा हो ना हो दूसरे को तो तोड़ो जी। तो जैसे ही इस तरह के अवसर पैदा होते राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले एक्टिव हो जाती है कि इनको शामिल कर लो, मोर्चा मार लेती है। हाँ, तो वो क्या चाहती है कि वो भी इसी तरह के फायदे उठाने की कोशिश करता है। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है तो उसके लिए कहीं न कहीं ये अटैक किया है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल है इस तरह का जी। कांग्रेस को खत्म करने का संकल्प तो नरेंद्र मोदी देखते ही हैं जी। उसमें सहयोग खुद कांग्रेस कर देती है जो इस तरह के अवसर बना देती है जी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी को ही तो मजबूत कर रहे हैं जी। अगर किरण चौधरी कांग्रेस में रहती या गुटबाजी नहीं होती तो आज कांग्रेस कहीं ना कहीं खड़ी होती जी। मजबूत नजर आती जी। लेकिन वो उसको खोखला कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचा रहे हैं। तो सर, दक्षिणी हरियाणा में राजनीति अलग होती है और दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह जी एक बड़े कद्दावर नेता है और रैली में जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे उन्होंने 3-4 बातें ऐसी बोली हैं स्टेज के माध्यम से कि हुड्डा साहब सीएम कैसे बनेंगे हम देखेंगे। तो कहीं न कहीं बीजेपी की पार्टी की तरफ से अंदर कहीं न कहीं टीस जो सीएम चेहरे की है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? राव इंद्रजीत सिंह जी ने जिस तरह की बिल्कुल देखो, दक्षिण हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया जी और राव इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में दिया जी। लेकिन जो मान सम्मान राव इंद्रजीत सिंह जी को मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी में, ना वो 14 में मिला जी, ना वो 19 में मिला जी। और 19 की तो पूरी की पूरी सरकार राव इंद्रजीत सिंह के क्षेत्र से टिकी हुई है, अहिरवाल के क्षेत्र से टिकी हुई है, दक्षिण हरियाणा पे टिकी हुई है जी। तो ऐसे समय पे भी जब उनको मान सम्मान नहीं दिया तो फिर ये चिंतन का विषय हो जाता है। तो कहीं ना कहीं राव साहब को भी ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनके वर्चस्व को धीरे धीरे खत्म कर रही है जी। बेटी को टिकट दिलाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़े, इतनी बात करनी पड़े और ऐसे व्यक्ति को जो कि 11-12 सीटें 15 सीटें पे मतलब अपना प्रभाव रखते हैं। तो राव साहब को
जरूर वो अहिरवाल क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन जिस पार्टी में वो हैं, ये बड़ा चिंतन का विषय कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा देर तक अगर राव साहब रहेंगे, राव इंद्रजीत सिंह जी रहेंगे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो प्रभाव खत्म होता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर दोबारा से राजनीति में उस प्रभाव के साथ वो किसी दल में शामिल नहीं हो सकेंगे या फिर राजनीति को शुरू नहीं कर पाएंगे। तो ये सही वक्त है जी। इस वक्त राव इंद्रजीत सिंह जी को फैसला करना चाहिए, या इस दक्षिण हरियाणा ने जो योगदान 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में दिया है उसको कैश करना चाहिए। यहाँ की जनता का मान सम्मान जो है वो मांगना चाहिए। जी सर, किरण चौधरी का जैसे बीजेपी में जाना और राव दान सिंह जी का जिस तरह की इनकी जो राजनीति में है वो कितना प्रभाव मानते हो? क्योंकि जिस तरह से एक जो है ना कि एक वीडियो वायरल हुआ था कि आपका कांटा निकल गया, इस तरह से हुड्डा साहब ने कहा था प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को कि शर्मा जी आपका कांटा तो तब निकलेगा जब आप मनोहर लाल खट्टर जी की छुट्टी करेंगे। और फिर शर्मा जी ने उल्टा जवाब दिया था उनको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस तरह से सुरजेवाला जी हार गए थे लोकसभा चुनाव में कि हुड्डा साहब आपका कांटा निकल गया। तो कहीं ना कहीं राव दान सिंह जी का जो है वो कांटा किरण चौधरी का कांग्रेस से छोड़ना, तो ये कांटा जो निकला है तो राव दान सिंह की जो राजनीति है उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जब आप ये मानते हैं कि किरण चौधरी पे हमारी राजनीति आधारित नहीं है जी, तो उनके जाने या रुकने से जी कितना प्रभाव मान रहे हो जी। दूसरी बात, इस चुनाव को अगर ये समझा जाए कि भाई इससे मैं और मजबूत हो जाऊंगा जी, तो ये चुनाव बहुत ही अलग चुनाव था जी इसमें जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी जी। उस वक्त जो वोट मिला है जी वो आपको एज ए गिफ्ट मिला है जी। इस वक्त जो वोट मिला है वो कोई भी दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आपकी मेहनत जरूर इसमें शामिल होती है कि आप उस गिफ्ट को एनकैश करो, वो यहाँ भी है जी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ वोट जो है वो गिफ्ट है, यानी जनता खुद चुनाव लड़के आपके पक्ष में उतर गई। सरकार के खिलाफ एंटी कंबेंसी बोले हम इसको, बिल्कुल, गवर्नमेंट जो बीजेपी को से जो नाराजगी थी, जो बीजेपी से नाराजगी थी उसको देते, वो चाहे हमने कुरुक्षेत्र में लुभाया हो, चाहे वो भिवानी महेंद्रगढ़ हो, और चाहे राज बब्बर जी ने आके गुड़गांव में 7 लाख वोट लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफ वोट था उसको राव इंद्रजीत सिंह जी को भी भुगतना पड़ा कि जो मार्जिन इतना कम हो गया, राज बब्बर जी को उसको फायदा मिल गया, मुश्किल से सीट बचा पाए। बिल्कुल। तो ये समीकरण हर बार नहीं बने रहेंगे। हमने देखा है कि किसी समय राव बहादुर सिंह जी को 2.5 लाख से अधिक वोट मिला था, लेकिन इस चुनाव के अंदर 2 ही धड़ों में वोट रह गया, राव बहादुर सिंह जी की तरफ वोट नहीं पहुंचा। तो इससे क्या लगता है कि राव बहादुर सिंह जी 2.5 लाख से इतने पे आ गए, बीजेपी के खिलाफ तो ये एक समीकरण है। तो राव दान सिंह जी का कांटा भले ही निकल गया हो कि भाई टिकट मांगने में ये नहीं है तो कोई और हो, तो राव दान सिंह जी को हो सकता है टिकट मिल जाए, उस वक्त यही रहेंगे तो इनको मिल जाए। कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे 5 साल बाकी है, कांग्रेस में ही सफर तय करेंगे आगे का या कोई अलग रास्ता बन जाएगा, ये सब सवाल भी बीच में रुक जाते हैं। कांग्रेस किस पायदान पर खड़ी होगी अगले चुनाव तक, ये भी सवाल बचता है। तो अभी से उसकी खुशी समझना हाँ जरूर है, कुछ पल के लिए अगर आई है तो खुश होना भी चाहिए, तो फिलहाल के लिए नहीं कोई दिक्कत नहीं। जब लगता है कि हाँ 5 साल बाद की सोच रहे तो सोचना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव सामने है, मुझे लगता है पहले उसमें दिलचस्पी जाहिर करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है, कहाँ टिक पाती है, उससे सब तय होगा जी। तो ये डॉक्टर मनीष यादव जी हमारे बीच में थे, मौजूद थे, और बारी बारी हमने सभी जो चीजों को टच करने की कोशिश की। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका नेता कैसा हो, ये सीरीज हमारी लगातार जारी रहेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। खुश कर दे।